हेलो एंड गुड इवनिंग। मैं सुनील कृष्णा चहल एकेडमी पर आप लोगों के लिए लेकर आया हूं ज्योग्राफी की सेकंड क्लास। पहली क्लास में हम लोगों ने ज्योग्राफी के उत्तर प्रदेश के लोकेशन को ध्यान में रखते हुए, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर एरियाज को ध्यान में रखते हुए हैंड रिटन लेवल पर मैंने आप लोगों को इंट्रोडक्शन दिया था कि उत्तर प्रदेश में आखिर हमें ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना। आइए उसी क्लास को हम आगे कंटिन्यू करते हुए क्लास नंबर 2 ज्योग्राफी की उत्तर प्रदेश को ध्यान में रखते हुए बनाएं। उत्तर प्रदेश जब भी आप पढ़ते हो या कभी भी कोई भी टॉपिक जब आप पढ़ते हो तो आपको 4-5 चीजें ध्यान देनी होगी, जो कि ज्योग्राफिकल फीचर जिसको फिजिकल डोमेन्स कहा जाता है। याद रखिएगा, फिजिकल डोमेन्स में सबसे पहली चीज आती है माउंटेन। तो उत्तर प्रदेश में कौन कौन से माउंटेन पाए जाते हैं। उसके बाद जो सेक्शन आता है गैंगेटिक प्लेन्स। केवल गैंगेटिक प्लेन्स ही नहीं, जो भी प्लेन्स हैं नॉर्दर्न प्लेन्स के पार्ट में अगर उत्तर प्रदेश आता है तो हम उसकी डिटेलिंग करेंगे। जब कभी भी हम पढ़ते हैं तो इसमें प्लेटूज की बात भी जरूर करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुछ प्लेटूज भी हैं, माउंटेन हिमालय का भी है, माउंटेन विंध्याचल का भी है। चौथा इंपॉर्टेंट चीज जब भी हम पढ़ते हैं किसी चीज के बारे में तो याद रखिएगा इसके रिवर सिस्टम या कभी हम इसके क्लाइमेट, जिसको हम टोपोलॉजी का स्टडी बोलते हैं ऊपर के 3 को, आगे चलकर हम इसके वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज या फॉरेस्ट के बारे में कुछ और चीजें हैं। जैसे इसके अगर हम ज्योग्राफिकल फीचर पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है इसके कुछ ऐसे एरिड जोन्स के बारे में, ठीक है, जो टेम्परेट जोन्स होते हैं इसके, और भी ऐसी बहुत सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए ज्योग्राफिकल फिजियोलॉजी या फिर कह लीजिए कि फिजिकल डोमेन्स जो कि उत्तर प्रदेश में पाए जाते हैं उसकी स्टडी करनी होती है। तो हम आज की क्लास में उत्तर प्रदेश के 3 से 4 सेक्शन को कवर अप करेंगे, जो कि ये सेक्शन होगा हमारा उत्तर प्रदेश के लोकेशन, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड पर जो मैंने दिखाया था उसको मैं मैप पर दिखाऊंगा, और हम आज टोपोग्राफी पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की। चलिए आइए हम शुरू करते हैं उत्तर प्रदेश की क्लास 2, जिसमें हमने आपको पिछली क्लास में हैंड रिटन वे में दिखाया था। आइए हम उसको आज मैप पर वापस देखते हैं। ये है हमारा उत्तर प्रदेश, और ये उत्तर प्रदेश निम्नलिखित 8 स्टेट्स की बाउंड्रीज को टच करता है। आइए हम उनके नाम याद रखें। जैसा कि मैंने कहा था कि उत्तर प्रदेश के ठीक ऊपर यहाँ पर उत्तराखंड है, यूके। आगे चलने पर आपको ये हरियाणा का पोर्शन दिखेगा। जैसा कि ये पोर्शन नाम से ही पता चल रहा है कि दिल्ली है, और ये पोर्शन जो आपका कवर अप करता है ये हल्का कुछ राजस्थान का सेक्शन कवर अप करेगा। अगर हम बात करें कि नीचे हरा वाला पोर्शन कौन है तो बताएंगे कि सर ये मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश से अलग हुआ राज्य छत्तीसगढ़ है। बिहार से अलग हुआ राज्य जो है वो झारखंड। तो इस तरीके से बिहार 1 नंबर, झारखंड 2 नंबर, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़, चौथे नंबर पे मध्य प्रदेश। सबसे ज्यादा सीमा रेखा अगर उत्तर प्रदेश की किसी से टच होती है तो वो मध्य प्रदेश है। 5वें नंबर पर राजस्थान, 6वें नंबर पर हरियाणा, 7वें नंबर पर दिल्ली, और 8वें नंबर पर हमारा उत्तराखंड है, जिसकी बाउंड्रीज उत्तर प्रदेश से टच होती। याद रखिएगा ये व्हाइट वाला पोर्शन जो उत्तर प्रदेश की बड़ी सीमा रेखा को टच करता है ऊपर से, ये है हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर नेपाल। इसी के साथ हमारी सुगौली की जो है ट्रीटी हुई है, जिसके तहत भारत का नेपाल के साथ एक बॉर्डर प्रिपेयर होता है। याद रखिएगा ये हमारा उत्तर प्रदेश के लोकेशन और बाउंड्री से रिलेटेड एक हल्का टचअप था, जो कि हैंड रिटन में समझा चुका हूं, लेकिन फिर भी मैंने इसको एक विजुअल इफेक्ट और ऑडियो इफेक्ट के लिए फिर से दोबारा इसे टच किया, और यहीं से हमारी क्लास अब शुरू होती है। याद रखेंगे उत्तर प्रदेश का एरिया को लेकर कभी कभी क्वेश्चन आता है, तो पिछली क्लास में भी मैंने बताया था इसका कम से कम पूरा नॉर्दर्न पोर्शन कवर अप करता है, और अप्रोक्सीमेटली 2,43,286 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, और ये 4th लार्जेस्ट स्टेट है। पिछली क्लास में मैंने 4 सबसे बड़े राज्य बताया था, जिसमें राजस्थान पहले नंबर पर था और गोवा सबसे छोटा था। पॉलिटिकल ज्योग्राफी ऑफ उत्तर प्रदेश, अगर पॉलिटिकल की बात करें तो इसका ये मतलब नहीं कि हम उसके राजनीति शास्त्र की बात करते हैं। जब भी हम पॉलिटिकल बोलते हैं
तो उसके बॉर्डर्स, उसके जियोग्राफिकल के अलावा, फिजिकल के अलावा, जो राज्य की सीमा रेखा केंद्र सरकार ने या देश ने तय करी है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसको हम उसका पॉलिटिकल टच कहते हैं। तो इसके इंटरनेशनल नेबर्स के बारे में, इसके सेवरल स्टेट्स के बारे में हमने पढ़ा। नॉर्थ में हम देखे उत्तराखंड और नेपाल स्पर्श कर रहा है। ईस्ट में हमने देखा बिहार और उसके साथ जो उसका दूसरा प्रदेश था झारखंड, वो टच कर रहा है। साउथ में हमने देखा कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ पोर्शन नीचे से टच कर रहा है। अगर हम बात करें कि राजस्थान से, तो हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान वेस्ट से टच कर रहे हैं, और यही 8 + 1 = 9 इंटरनेशनल और नेशनल बॉर्डर्स उत्तर प्रदेश के साथ स्पर्श होते हैं। ये हुआ हल्का उत्तर प्रदेश का ज्योग्राफिकल फीचर। आइए हम इसके लोकेशन की भी अगर हम बात करें, तो लॉन्गिट्यूड्स और लैटिट्यूड पर मैंने आपको बताया था। ज्योग्राफिकल फीचर पे अगर हम इसकी बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट लेवल पर इसकी लोकेशन है। इसकी इंपॉर्टेंसी ऐसे पता चलती है कि ये कल्चरल लेवल पर उत्तर प्रदेश जो है कल्चर से भरा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर एंशियंट में रामायण, महाभारत, पहली जो है हर्यंक डायनेस्टी यहाँ पर आई। अगर हम बात करें वैदिक कल्चर में, तो काशी 16 महाजनपदों में एक था। उत्तर प्रदेश का नाम कन्नौज में भी आता है। अगर हम बात करें तो इंडस वैली सिविलाइजेशन में आलमगीरपुर, और हम पीछे चलें तो स्टोन एज में भी यहाँ पर बहुत सारे साक्ष्य मिले। इन सब के अलावा मुगल सल्तनत में भी आगरा, जौनपुर, लखनऊ, कालपी और भी ऐसे क्षेत्र हैं जो मुगल और दिल्ली सल्तनत के समय में भी काफी अच्छे हेड बने। मेडाइवल हिस्ट्री के अलावा मॉडर्न हिस्ट्री में भी हम इसका ज्योग्राफिकल हिस्ट्री देखें तो काफी संबंध है इसका अपने ब्रिटिश साम्राज्य के समय में। कहते हैं कि इलाहाबाद की संधि जो ब्रिटिशों के समय में मुगलों से हुई थी, इलाहाबाद के नाम पर हुई थी। और भी ऐसे बहुत सारे, कहते हैं 1857 की बहुत बड़ी क्रांति उत्तर प्रदेश के बहुत सारे जिलों में हुई। तो अगर आप इसके कल्चरल इफेक्ट्स को देखें तो आपको यहाँ पर हर चीजें मिलेंगी। इसका पॉलिटिकल 8 राज्यों से घिरा हुआ है। अगर हमने इसका इकोनॉमिकल हब देखा तो उत्तर प्रदेश में गंगा जमुना का दोआब, पर्वत शिवालिक का, और साथ ही साथ विंध्याचल, बुंदेलखंड, बघेलखंड का पठार, और भी एक बड़ा सेक्शन यहाँ पे इकोनॉमिकल हब को मजबूत करता है। इंडिया में उत्तर प्रदेश का बहुत बड़ा महत्व। अगर हम बात करें कि यहाँ पर इरिगेशन कैसा है तो बताएंगे बहुत अच्छे कल्चरल लेवल की इंटीग्रेशन भी मिलेगी, इकोनॉमिकल एक्सचेंज भी मिल जाएगा, और आपको यहाँ के नेबरिंग कंट्रीज भी देखने को मिलेंगे जो इसके डेवलपमेंट में सहायक है। तो आइए चलिए हम उत्तर प्रदेश का एक लैटिट्यूडनल टच देखते हैं कि आखिर क्या है। तो देखकर ही लग रहा कि उत्तर प्रदेश 24 डिग्री नॉर्थ और 31 डिग्री साउथ के लैटिट्यूड पर फैला है। तो हम इसको कहते हैं, ये आपका 24 डिग्री नॉर्थ ये पोर्शन है, और अगर हम ऊपर चलें तो कम से कम 31 डिग्री, ये देखिए 30 है तो ये 31 डिग्री साउथ, ये देखिए 30 के ऊपर 31 डिग्री क्या हो जाएगा नॉर्थ में, और नीचे से 24 डिग्री नॉर्थ में उत्तर प्रदेश की एक्सटेंशन है। अगर हम इसकी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंशंस की बात करेंगे तो लैटिट्यूडनल हुआ, ये लेटी हुई लाइन थी लैटिट्यूड्स अक्षांशों पर। अगर हम लॉन्गिट्यूडनल बात करें तो उत्तर प्रदेश शुरू होता है 77 पॉइंट्स, लगभग 77 से शुरू होता है, ठीक है, और कहां पर खत्म होता है तो बताएंगे कि सर 84 से 85 लैटिट्यूड्स लॉन्गिट्यूड्स पर ये कवर अप खत्म हो जाता है। तो ये है उत्तर प्रदेश का, जो कि एक प्योरली क्या बनाता है, रेक्टेंगल, एक स्क्वायर बनाता है। इसके लैटिट्यूडनल और लॉन्गिट्यूडनल एक्सप्रेशंस भी मैंने आपको बुक पिछले क्लास में बनाकर दिखाया था, बट फिर भी मैंने इसको यहाँ पर फिर से दिखाया कि आप इसका एक झलक और इसकी एक पहचान याद रखें। फिर से बताऊं कि अगर ये लैटिट्यूडनल पर लेकर चलेंगे तो ये हमारा आ जाता है कम से कम 24 डिग्री लैटिट्यूड से 31 डिग्री लैटिट्यूड, और ये हमारा जाता है 77 डिग्री लैटिट्यूड से 84 डिग्री लैटिट्यूड के बीच में एक पूरा का पूरा स्क्वायर बनाता है। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन इतनी अच्छी है कि यहाँ पर पहाड़, पठार, चट्टान, नदियां, सारी चीजें मिल जाएंगी। इसको मिनी इंडिया के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर हम बात करें कि इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन और अच्छे से स्टेट वाइज समझने के लिए आपको एक चार्ट बहुत महत्वपूर्ण होगा। तो उत्तराखंड के डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से हैं जो उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से टच करते हैं, तो बताएंगे उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश का जो बॉर्डर है वो सहारनपुर,
मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत, मतलब कुल मिलाकर 7 राज्य उत्तर प्रदेश के ये हमारे उत्तराखंड राज्य से स्पर्श करते हैं। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो सहारनपुर हमारा हिमाचल प्रदेश से भी कवर अप करता है। ये हरियाणा वाले पोर्शन की अगर हम बात करें तो सहारनपुर, शामली, बागपत, गौतम बुद्ध नगर, अलीगढ़ और मथुरा कुल मिलाकर 6 अपने हरियाणा वाले सेक्शन से कवर अप हो जाते हैं। ठीक है, अगर हम दिल्ली से बात करें तो गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर ये क्या है, दिल्ली वाले सेक्शन को कवर अप करता है। राजस्थान में मथुरा और आगरा वाला पोर्शन राजस्थान को, और मध्य प्रदेश से जो सबसे ज्यादा बॉर्डर बनता है वो होता है 11 जिलों का। ये जिले हैं सोनभद्र, मिर्जापुर, प्रयागराज, चित्रकूट, बांदा, महोबा, झांसी, ललितपुर, आगरा, इटावा और जालौर। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो सोनभद्र, और झारखंड की भी अगर हम बात करें तो सोनभद्र जिले से कनेक्ट होता है। बिहार हमारा कुछ नहीं तो 7 डिस्ट्रिक्ट्स कवर अप करता है, बाउंड्री बनाता है उत्तर प्रदेश के साथ। महाराजागंज, कुशीनगर, देवरिया, बलिया, गाजीपुर, चंदौली और सोनभद्र, ये पूरा का पूरा पोर्शन हमारे बिहार राज्य से कवर अप करता है। तो कुल मिलाकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 राज्य हमारे उत्तर प्रदेश से कवर अप करते हैं, प्लस एक राज्य और एक इंटरनेशनल बाउंड्री बनाती है, वो क्या है तो बताएंगे कि सर वो हमारा नेपाल हो जाता है। तो नेपाल से कौन कौन से सेक्शन टच होते हैं वो मैंने इसमें मेंशन नहीं किया है, ये चार्ट आपको याद कर जाना। आइए हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा कि आज की क्लास में हम लोग टोपोग्राफी पर ज्यादा फोकस करेंगे। ये वही हल्की रिवीजन क्लास जिसमें आपको पिछली क्लास में भी मैंने बताया था, बट वो हैंड रिटन होने के कारण मैंने उसे फिर से जो है रिवाइज कर दिया ताकि आपको विजुअल इफेक्ट क्लियर हो जाए। आइए अब हम इंडिया की टोपोलॉजी की स्टडी करेंगे। टोपोलॉजी का मतलब जैसा कि मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश की टोपोलॉजी 3 पार्ट्स में एक्चुअली डिवाइड की जा सकती है। पहला माउंटेन वाला रीजन जो कि मैंने कहा हिमालय के रीजन से टच करता है, दूसरा गैंगेटिक प्लेन जो कि प्लेन वाला सेक्शन है, तीसरा विंध्याचल हिल्स जिसको हम प्लेटू वाला पोर्शन कहेंगे। इसके अलावा एक प्लेटू के पास ही आसपास वाला पोर्शन बुंदेलखंड और बघेलखंड वाला एक्शन भी कवर अप करें। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। ज्योग्राफी और उत्तर प्रदेश, उसका सबसे पहला वर्जन जब आप ऊपर से देखना शुरू करते हो, अगर ये उत्तर प्रदेश है ठीक है, तो आप देखेंगे कि सबसे ऊपर शिवालिक वाला ये पोर्शन जो नेपाल और उत्तराखंड वाले सेक्शन से कवर अप होता है, ये पोर्शन ही कहलाएगा हिमालयन रीजन। उसके नीचे देखेंगे ढेर सारी हिमालय से बहने वाली नदियां आती हैं और ढेर सारा गंगा जमुना का दुआब बनाती हैं। अवध का, सहारनपुर का प्लेन, अवध का प्लेन, चित्तौड़ का प्लेन, गोमती का प्लेन, पुराबिया का प्लेन, हमीरपुर का प्लेन, बांदा का प्लेन, गंगापुर का प्लेन, ठीक है, या फिर जालौन का प्लेन, या भी गंगा जमुना का दुआब, साथ ही साथ रोहिला खंड का प्लेन। और ये सारी नदियां मिलकर ये जो पोर्शन बनाती हैं, ये बहुत उपजाऊ पोर्शन होता है जिसको हम गैंगेटिक और उसकी सहायक नदियां ट्रिब्यूटरीज का प्लेन कहते हैं। हमने देखा कि विंध्याचल हिल्स आप बात करेंगे तो नीचे के तरफ वाले पोर्शंस में आपको विंध्याचल की हिल्स दिखेंगे। तो ये देखेंगे बुंदेलखंड का उपखंड है, विंध्याचल की रेंजेस है, और साथ ही साथ मिर्जापुर विंध्याचल का स्क्रैप लैंड, और नीचे कैमूर की हिल्स आपको दिखाई देंगे। जो ये पोर्शन है यही आपका तीसरा पोर्शन है जिसको हम विंध्याचल हिल्स के नाम से जानते हैं। सॉरी। तो पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश 3 पार्ट में, शिवालिक का माउंटेन, उसके नीचे गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज की प्लेन, और तीसरे वाला पोर्शन विंध्याचल के प्लेटूज। तो ये सारे सेक्शन की हम लोग डिटेलिंग आज करने वाले हैं। आइए चलिए शुरू करें। तो मैं बता दूं जो हमारा हिमालयन रीजन है ये कंट्रीब्यूट करता है अपनी नेचुरल ब्यूटी और साथ ही साथ इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस, जहां पर बड़े लेवल पर बायोडायवर्सिटी, बड़ी अच्छी हवाएं, टूरिस्ट प्लेस, और साथ ही साथ क्या नेचुरल लैंडस्केप ब्यूटी के देखने में मिल जाते। बड़े बड़े अच्छे होटल यहाँ पर घूमने के लिए टूरिस्ट आते हैं। यहाँ पर जो है कॉर्बेट नेशनल पार्क आपको देखने को मिलेगा, और भी ऐसे बहुत सारी चीजें जो केयर करती हैं नेचुरल ब्यूटी की और इकोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के हिसाब से इसका हिमालयन रीजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। आइए चलिए देखते हैं कैसे। तो इसकी लोकेशन जहां तक आप जानते हो नॉर्दर्न उत्तर प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, तो हिमालय के फुट के नीचे पड़ता है, जिसमें सहारनपुर, बिजनौर और भी तराई के कुछ रीजन आ जाते हैं। शिवालिक की रेंजेस के फुट के नीचे पड़ने के कारण
ये एरिया काफी डेंस फॉरेस्ट है, और दूसरा रग्ड टेरेन्स आपको यहाँ पर मिलेंगे। एलिवेशन रेंजेस की अगर बात करें तो यहाँ पर सी लेवल से कम 600 मीटर तक के ऊंचे पहाड़ियां, कुछ पर्वत मिलेंगे, क्योंकि शिवालिक रेंज के नीचे पड़ता है ये हमारा उत्तर प्रदेश का मैदान, इसी वजह से इसकी रेंजेस ऊंचाई में कम है। कोई भी माउंटेन 600 मीटर की ऊंची पर है तो उसको माउंटेन ना कहकर शील्ड कहते हैं। शील्ड में आपके प्लेन्स, मैदान, और साथ ही साथ प्लेटोज, पठार भी आ जाते हैं। तो ये थोड़ा पठारी, पहाड़ी और मैदानी एरिया है जो कि शिवालिक का रेंज कवर। अगर बात करें यहाँ पर क्या होता है तो बताएंगे सर यहाँ पर अर्थक्वेक बहुत आता है। क्यों? लैंडस्लाइड बहुत आती है। इसका पीछे कारण क्या है तो बताएंगे, जब भारत का पोर्शन एशिया से टकराया तो ये उत्तर प्रदेश वाला पोर्शन एशिया में धंसता जा रहा है, और जिसकी वजह से भारत में 4 तरीके के भूकंप, 4 लेवल पे भूकंप आते हैं। 4 जोन होते हैं भूकंप, 5 हुआ करते थे, 1 हटा दिया गया, 4 जोन है, और उत्तर प्रदेश भी उस भूकंप जोन में आ जाता है। तो इसीलिए यहाँ पर लैंडस्लाइड होने के चांसेस इसलिए हैं क्योंकि ये हिमालय के ठीक नीचे है। इससे बहने वाली नदियां अंदर के मिट्टी को हटा देती हैं, जिसकी वजह से बड़ी लैंडस्लाइड उत्तराखंड में या आपको ऐसे हिमालयी सेक्शन में देखने को मिल जाता है। तो इसलिए हिमालय रीजन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है टोपोग्राफी सेक्शन। इसकी और डिटेलिंग की जाए तो देखेंगे कि नॉर्दर्न और नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट ऑफ सहारनपुर डिस्ट्रिक्ट पूरी तरीके से शिवालिक के हिल्स के अंतर्गत आता है, और इसी वजह से ये बाउंड्री बनाता है उत्तराखंड के साथ। जैसा कि पीछे मैंने दिखाया था, उत्तराखंड के साथ 7 डिस्ट्रिक्ट्स बाउंड्री बना है। अगर हम बात करें सेडिमेंट्री और कॉग्लोमरेट रॉक्स यहाँ पर सबसे ज्यादा मिलती हैं, इसी वजह से लैंडस्लाइड होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। क्यों सेडिमेंट्री रॉक्स मिलती हैं तो बताएंगे कि जब हिमालय से नदियां अपने साथ बहती हैं तो अपने साथ अवसाद लाती हैं, और सेडिमेंटेशन के रूप में ही ये पूरा का पूरा नॉर्दर्न प्लेन बना हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर जो रॉक्स पाई जाएगी, नदियों द्वारा प्रवाहित की गई सेडिमेंट्री, जो कि टेथीस सागर का भी अंश है, यहाँ पर जमा करने से सेडिमेंट्री रॉक और कॉग्लोमरेट, ढेर सारे रॉक्स का मिक्सचर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। अगर हम बात करें एमसोट, बहनसिया, शाकंबरी, सहनसारा या फिर मोहुंड, ये सब इंपॉर्टेंट चोटियां हैं जो उत्तर प्रदेश के शिवालिक वाली रेंजेस में मिलती हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे याद कर जाइए। मोहुंड जो एक तरह का पास भी है, जो देहरादून में इंटर करने के लिए इसको मोहुंड पास के नाम से जाना जाता है। कहते हैं कि यही है गेटवे टू देहरादून। अगर आप देहरादून उत्तराखंड में जाना चाहते हैं तो आपको, हिमाचल में जाना चाहते हैं तो आपको मोहुंड पास से होकर जाना पड़ेगा। इसी को गेटवे ऑफ देहरादून कहा जाता है। अगर हम बात करें आपको जो है देखना है कहां पर है, तो बिल्कुल क्लियरली आपको दिख जाएगा इस वाले सेक्शन। इस वाले सेक्शन पे आपको पूरा का पूरा वो पास दिख जाएगा। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं अगला पॉइंट गैंगेटिक प्लेन है। गैंगेटिक प्लेन जो है, जैसा कि मैंने बताया, ढेर सारी गंगा और उसकी नदियों के आप से कौन कौन सी एरियाज कवर अप करता है तो बताएंगे सिटीज लाइक लखनऊ, कानपुर और इलाहाबाद का पोर्शन कवर अप करता है। सेंट्रल पार्ट है। क्यों सेंट्रल पार्ट है तो जैसा कि मैंने पीछे बताया, ये ऊपर वाला पार्ट है, ये मिडिल वाला, ऊपर वाला पार्ट शिवालिक, मिडिल वाला पार्ट प्लेन और गैंगेटिक प्लेन, देखो ये लिखा हुआ है ब्लू कलर से, और नीचे वाला पार्ट जो है विंध्याचल प्लेटू के नाम से, तो इसलिए इसको सेंट्रल पार्ट कहते हैं। इसमें कौन कौन से फेमस जिले आ जाते हैं तो कानपुर, इलाहाबाद और इस तरह के जिले आपको देखने को मिल जाएंगे। याद रखिएगा इसका फीचर की अगर हम बात करें तो इंडो गैंगेटिक प्लेन कहा जा रहा है, मतलब इंडिया का गैंगेटिक प्लेन जो बहुत फर्टाइल होता है। साथ ही साथ कहते हैं कि उत्तर प्रदेश के एलुवियल सॉइल, ओल्ड एलुवियल, न्यू एलुवियल, कादर, बांगर, भाबर, तराइन, चारों आपको उत्तर प्रदेश में मिल जाएगा। ठीक है, गंगा जमुना का दुआब है, ढेर सारी रिवर्स यहाँ से इवेल्युएट करते हुए जाती है। यहाँ की ऊंचाई सी लेवल से कम है क्योंकि ये पहाड़ी इलाका नहीं है, प्लेन है, और प्लेन इलाका बहुत बड़ा प्लेन है, और यहाँ पर सारे जो है कहते हैं कि ढेर सारी नदियां अपने गार्ज, अपने अवसाद लाकर जमा करती हैं, जिसकी वजह से इसकी ऊंचाई 200 मीटर ऊंच जाती है। चलिए गैंगेटिक प्लेन्स की अगर हम बात करें तो क्यों फेमस है, तो यहाँ पर बड़े लेवल पर एग्रीकल्चर एक्सटेंसिव रीजन है, मतलब यहाँ पर एग्रेरियन एक्टिविटीज, ग्रासलैंड, एनिमल हस्बेंड्री, और जो भी इकोनॉमिक ग्रोथ में हेल्पफुल होते हैं बहुत सारे क्रॉप्स जैसे व्हीट, राइस, शुगर केन, पल्सेस, और भी ऐसी बहुत सारी वेजिटेबल,
पोल्ट्री, सारी चीजें आपको यहाँ पर मिलेंगी जो कि हमारे देश की जीडीपी को बढ़ाने में एक बड़ा रोल प्ले करती। आइए हम और देखें कि और भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं तो बताएंगे। हाँ, जैसा कि मैंने बताया यहाँ पर चारों प्रकार के प्लेन्स पाए जाते हैं। 4 प्रकार के प्लेन्स होते हैं, मैं बता दूं, याद रखिएगा। भाबर, तराइन, बांगर, खादर। इसको आपको अच्छे से समझना है कि जब पहाड़ों से नदियां निकलती हैं तो अपने साथ शुरू में पत्थर लाती हैं और एक प्लंज बनाती है और यहाँ पर पत्थर पेबल्स का जमाव करती है और नदियां इसके ऊपर नहीं अंदर छुप कर रहती हैं। इसी पोर्शन को बोलते हैं भाबर। यही नदियां कुछ समय बाद आगे चलकर बाहर निकल आती हैं क्योंकि अब चिकनी मिट्टी, क्ले, मड वाला सेक्शन शुरू होता है जिसको हम कहते हैं तराइन। इसी तराइन से बहते हुए नदियां जो है आगे चलकर ओल्ड एलुवियम बनाती हैं जिसको हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। ओल्ड एलुवियम ही बना देता है भांगर और यही ओल्ड एलुवियम घिसते घिसते न्यू एलुवियम बना देता है जिसको हम बोलते हैं खादर। आगे चलकर ये डेल्टा बनाकर समुद्र में गिर जाती है। तो नदियों के उत्पन्न से लेकर खत्म होने के बीच में ही ये 4 मैदान बनते हैं। जो बड़े पथरीले होते हैं वो होते हैं भाबर, जो थोड़े से मडी होते हैं, क्लेई होते हैं, उनको कहते हैं तराइन। बांगर होते हैं, थोड़े से ढेर सारी मिट्टियों का मिक्सचर होता है, ये होते हैं बांगर। और सबसे ज्यादा फर्टाइल जो होते हैं इसको बोलते हैं न्यू एलुवियम। ओल्ड एलुवियम जो होता है वो बांगर होता है और न्यू एलुवियम जो होता है वो होता है खादर। और आखिरी में डेल्टा बनाते हुए ये गिर जाते हैं। इसीलिए खादर सबसे ज्यादा खाद से बना होता है, इसीलिए इसको उपजाऊ मिट्टी कहते हैं। और ये डेल्टास जो बन रहे हैं सुंदरवन डेल्टा, इसीलिए वन का बहुत बड़ा एक्सटेंशन आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, तो याद रखिएगा यही 4 मैदानों की डिटेलिंग आपको यहाँ पर दी हुई। हल्का हल्का मैं टच कर देता हूँ क्योंकि ये हिमालय के पैरेलल चल रहा है, उसके फुटहिल्स पर ढेर सारी नदियां यहाँ से होकर बहती हैं। तो अपने सबसे पहले जो बनता है वो कौन सा बनता है? पहाड़ों के पास शिवालिक के नीचे भाबर का रीजन, शिवालिक के फुट के पास। आगे चलकर ये तराई के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से एरियाज हैं उसको यहाँ पर जो है मैंने मेंशन किया हुआ है। कौन कौन सी मिट्टियां पाई जाती हैं इसको जरूर पढ़िएगा। तराई वाला रीजन कौन सा है? तो मैंने कहा भाबर के बाद जो शुरू होता है वो तराई वाला रीजन है। ठीक है, जब नदियां वापस री इमर्ज कर जाती हैं, दिखाई देने लगती हैं, ये बड़ा स्वैम्पी और मार्शी और डैम्प, एक और वर्ड लिख लो मॉइस्ट, और साथ ही साथ ये मडी होता है। इसके लिए मैंने एक वर्ड दिया था, क्ले वाली मिट्टियां पाई जाती हैं। यहाँ पर थिक फॉरेस्ट होंगे, साथ ही साथ यहाँ पर वाइल्ड लाइफ की एक्सिस्टेंस ज्यादा होगी, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर बायोडाइवर्सिटी भी आपको देखने को मिलेगी। लेकिन तराई वाले सेक्शन में मच्छर का प्रकोप भी बहुत होता है, मलेरिया वगैरह से ग्रसित रहते लोग। कौन सा एरिया है? तो सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच, गोंडा, बस्ती, सिद्धार्थनगर, गोरखपुर, महाराजगंज और देवरिया वाला पोर्शन तराइन वाला सेक्शन कवर अप करता है। कहते हैं कि इसकी चौड़ाई 80 से 90 किलोमीटर की है और ये रीजन एग्रीकल्चर के लिए भी बहुत अच्छा माना जाता है। कहते हैं फेमस कल्टीवेशन जहां पर शुगर केन हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, वीट हमारे उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक, और दूध की, मिल्क की भी प्रोडक्शन होती है, राइस भी हमारे बहुत अच्छी प्रोडक्शन करते हैं। कौन कौन सी हमें चीजें मिल सकती हैं पेड़ के रूप में यहाँ पर? तो साल का ट्री, सेमल का ट्री, हांडू का भी इंपॉर्टेंट ट्री की स्पीसीज यहाँ पर मिलेगी। दुधवा रेंजेस जो कि शिवालिक एक्सटेंशन में है, तराइन वाले ईस्टर्न पार्ट में ही बहता है। दुंधवा रीजन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, बांगर वाला सेक्शन भी देख लेते हैं। हम कहते हैं कि ओल्ड एलुवियम बांगर को कहते हैं। जैसा कि मैंने बताया ये ओल्ड एलुवियम घिसते घिसते बहुत क्या होते हैं, बहुत ही घिसते 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 बड़े बड़े पत्थर ही छोटी छोटी मिट्टी में, उपजाऊ मिट्टी में कन्वर्ट होते हैं। ये अपलैंड वाले पार्ट को फ्लड वाटर से भर देता है और यहाँ पर पानी जाने के चांसेस कम होते हैं क्योंकि मिट्टी अब पानी को ऊपर नहीं अवशोषित करके अंदर भर लेती है। और यहाँ पर कैल्शियम नोड्यूल्स बहुत बड़े लेवल पर आपको कैपिलरी के रूप में मिलेंगे। कांकुर और भुर की फॉर्मेशन यहाँ पर ज्यादा होगी। कांकुर का मतलब होता है कंकड़, पेबल, और भुरभुरी मिट्टी, भुरभुरी मतलब ज्यादा उसमें थोड़े क्रिस्टल्स पाए जाते हैं, क्रिस्टल्स पाए जाएंगे, मतलब छोटे छोटे बालू, कंकड़, पत्थर, रेतीली मिट्टी भी आपको देखने को मिलेगी।
इसलिए इसको भुरभुरी मिट्टी कहते हैं, भुर से बना, कंकड़ से बना। और यहाँ पर सॉइल कैसी हो जाती है, डार्क कलर की, और इसमें ह्यूमस पाया जाता है, मतलब फर्टिलिटी बहुत पाई जाएगी। ठीक है, अगर बात करें कोल्सर एंड लेस फर्टाइल मानी जाती है, क्यों? क्योंकि पेबल्स हैं, क्रिस्टल्स हैं, बुरबुरी हैं और ऊपर से कंकड़ पत्थर हैं, तो ये उतनी फर्टाइल नहीं मानी जाती। एक्सटेंसिव इरिगेशन यहाँ पर करना ठीक है, लेकिन इंटेंसिव सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर बल्क में करना, जो कि निर्यात करने के लिए भी काम आती है, कम है। एक्सटेंसिव इसलिए जरूरी है कि छोटे मोटे किसान अपना घर पालने, परिवार पालने के लिए यहाँ खेती कर सकते हैं। चलिए, सैलिनिटी भी इसमें थोड़ी मानी जाती है और इसी वजह से इसे रे या कलर फॉर्मेशन की वजह से कम उपजाऊ माना जाता है, लेकिन बाकी मिट्टियों की कंपैरिजन में ये अच्छी उपज देती है। अगर इस पे खाद और वह सब चीजें डालें तो ये अच्छी उपज देगी। आइए चौथे प्रकार के जो है, अगर हम मैदान की बात करें तो है हमारा खादर। इसी को न्यू एलुवियम के नाम से जाना जाता है। फ्लड प्रोन है, बहुत ज्यादा बाढ़ आती है और यहाँ पर बहुत अच्छी फ्रेश वाटर की फ्रेश एलुवियल की डिपॉजिट होती है। कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की पेरेनियल रिवर जो सार्वल रहती है और बारिश की वजह से और इतनी अच्छी ग्लेशियर के पिघलने से, नदियों की वजह से, ठीक है, ये फर्टाइल लैंड होती है, बहुत अच्छी फर्टाइल यहाँ पर आपको मिल जाती है। ठीक है, बांगर से तो ज्यादा अच्छी होती है। अगर हम बात करें क्या उगा सकते हैं तो बताएंगे ये शुगर केन, राइस, व्हीट आदि के उत्पादन के लिए काफी अच्छा माना जाता है। और क्योंकि ये मिट्टी को सोखती भी है और थोड़ी फाइन मिट्टी भी है, इसलिए पानी इसके ऊपर और पानी इसके नीचे तक सीमित हो जाता है और काफी हद तक एग्रीकल्चरिंग करने में हेल्प करता है। अगर अच्छी बारिश नहीं भी हुई हो तो भी अच्छी एग्रीकल्चरिंग हो सकती है। आइए आगे बढ़ते हैं, हम ये वाला पोर्शन देखेंगे। तो यही पूरा पोर्शन जो है ये खादर, बांगर, भाबर और तराइन वाला पोर्शन कवर अप करता है। अब हम चलेंगे इसके नीचे वाले एरिया पर। तो चलिए आइए देखते हैं नीचे वाले एरिया अर्थात विंध्याचल रेंजेस में। विंध्याचल रेंजेस में क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है तो बताएंगे कि ये मिनरल वेल्थ तो हमें देता ही है क्योंकि प्लेटू वाला एरिया है, और साथ ही साथ इकोलॉजिकल डाइवर्सिटीज भी देता है। इसको जरूर याद रखिएगा कि इसी तरीके से मैंने आपको कल्चरल और इकोनॉमिकल वैरायटीज भी बताई थी। स्टेट का कल्चरल वाला पोर्शन गैंगेटिक प्लेन में होता है और साथ ही साथ इकोनॉमिक वैरायटी, क्योंकि इसके प्रोडक्शन काफी अच्छे होते हैं। इसी तरीके से विंध्याचल रेंजेस की भी अगर हम बात करें तो ये हमें क्या करती है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज वेल्थ, किस चीज की, मिनरल वाली चीजें देख। विंध्याचल की हिल्स के नीचे है नीचे वाला पोर्शन जो मैंने दिखाया था, तीसरी स्ट्रेटा, साउदर्न उत्तर प्रदेश के नाम से जाना जाता है। चंदौली, सोनभद्र और मिर्जापुर वाला एरिया है। याद रखेंगे ये फर्टिलिटी तो उतनी नहीं होती क्योंकि ये पहाड़ी पठारी है। विंध्याचल रेंजेस जो कि रेसिडुअल माउंटेन्स का पार्ट है, पहले ऊंचा था लेकिन गलते गलते छोटा हो गया। यहाँ पर रॉकी टेरेन्स है, प्लेटूज लाइक स्ट्रक्चर पठार है और साथ ही साथ कुछ हिल्स भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मिनरल्स ज्यादा मिलते हैं, जहां पर पठार होते हैं वहां ज्यादा मिनरल्स होते हैं। लाइमस्टोन, सैंडस्टोन और कोयले यहाँ पर मिल जाएंगे। कहते हैं कि इसकी ऊंचाई क्योंकि पठार होने के कारण थोड़ी ऊंची हो जाती है और ये ड्राई डिसिडुअस फॉरेस्ट कंटेन करता है। मतलब यहाँ पर बारिश होती तो है लेकिन कैसी बारिश होती है, थोड़ी कम। यहाँ के पत्ते क्या करते हैं, पतझड़ वाले वन होते हैं, मौसम में उगेंगे, हरे भरे रहेंगे, लेकिन मौसम अच्छा नहीं होने पर, फेवरेबल ना होने पर ये अपने पत्ते गिरा देते। ठीक है, और इसीलिए यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज का भी बहुत बढ़िया हब बन जाता है। समझ गए। आइए चौथा चीज भी है जो प्लेटूज को और इंपॉर्टेंट बना देता है, तो बताएंगे साउदर्न प्लेटू रीजन जो है ये पेनिनसुलर रीजन प्लेटू का पार्ट होता है, नॉर्दर्न एक्सटेंशन तक फैला हुआ है। अगर आप उत्तर प्रदेश के ये वाले पोर्शन की बात करें नीचे वाले, तो ये पूरा बाउंड्री कवर अप करता है गंगा जमुना यमुना के बाद वाला पोर्शन जो विंध्याचल रेंजेस से कवर अप होते हुए आता है। तो जैसे मिर्जापुर नाम लिया, सोनभद्र नाम लिया और मैंने एक और नाम लिया था, ये सारे ऊंचे ऊंचाई पर हैं क्योंकि ये विंध्याचल के प्लेटूज की वजह से बने हुए। अगर हम बात करें इसमें क्या आता है तो झांसी, झेलम, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, प्रयागराज और भी सेक्शंस आपको देखने को मिल जाएगा। गंगा के एरियाज तो कुछ टच करते हैं लेकिन थोड़े से एक्सटेंडेड भी। ठीक है, आइए देखें कौन कौन से पठार हैं इसमें, जरा ध्यान से समझिएगा और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। द जनरल डायरेक्शन ऑफ द स्लोप इन ईस्टवर्ड टुवर्ड्स नॉर्दर्न ईस्टर्न, थोड़ा सा ढाल है। चंबल, बेतवा, दक्षिण और केन नदी जो है यहाँ पर बहती है। अगर बात करें साउदर्न प्लेटू तो 3 पार्ट में डिवाइडेड। पहला वाला ट्रांस यमुना रीजन, दूसरा वाला बघेलखंड, तीसरा वाला बुंदेलखंड जो मध्य प्रदेश से बॉर्डर बनाना शुरू कर देता। याद रखेंगे क्योंकि उत्तर प्रदेश के
ऊपर शिवालिक था, मध्य में गंगा का प्लेन था, और नीचे वाला पोर्शन 3 पार्ट में बढ़ता। अगर हम इसको 3 पार्ट में बांटें तो ये वाला पोर्शन यमुना का रीजन है, ये वाला पोर्शन आपका बघेलखंड है, और नीचे वाला पोर्शन जो कि मध्य प्रदेश जो मालवा के साथ, मध्य प्रदेश के साथ जो है वो बॉर्डर बनाता है, वो बुंदेलखंड। तो ये साउदर्न पोर्शन जो कि विंध्याचल पोर्शन है, इसको 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, ट्रांस यमुना रीजन, वेस्ट ऑफ द यमुना, आगरा और मथुरा वाला पोर्शन कवर अप करता है। बघेलखंड की हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश के अभी बघेलखंड वाले प्लेटू से कवर अप करता है, जो सोनभद्र, मिर्जापुर और साथ ही साथ चंदौली और कुछ पार्ट प्रयागराज का भी कवर अप करता है, जहां पर नर्मदा सोन नदी अपनी रिफ्ट वैली बनाती। और भी कुछ नदियां हैं जैसे सोन, कर्मनाशा और बेलन नदियां। बेलन सभ्यता भी आपको यहीं से मिल जाती। कुलडीहवा जो है आपके इलाहाबाद के पास पड़ता है, जहां कृषि में चावल के सबसे पहले साक्ष्य मिले, ये वही एरिया है। सोनपुर हिल्स भी आपको यहाँ मिलेगी, रामगढ़ की हिल्स यहाँ पर मिलेगी, और विंध्याचल प्लेटू तो ये है ही है। अब बुंदेलखंड वाले सेक्शन को अगर हम एक्सटेंड करें तो उत्तर प्रदेश का और मध्य प्रदेश का बॉर्डर हो जाता है, जिसको मैंने नॉर्दर्न वेस्टर्न, पन्ना अलीगढ़ रेंज साउथ ईस्ट में, विंध्याचल साउथ ईस्ट में, चंबल नदी, चंबल का वन और साथ ही साथ यमुना के नॉर्थ वाले पोर्शन को कवर अप करता है। मतलब 3 पार्ट्स में ये बांटा जा सकता है, यमुना वाला सेक्शन, बघेलखंड और नीचे मध्य प्रदेश के साथ बुंदेलखंड। और इस तरीके से आपका टोपोग्राफी पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाती। ठीक है, और हमारा अगला टॉपिक होगा नेचुरल वेजिटेशन। एक बार फिर से इसको देख लीजिए, मैं फिर से रिवीजन कंक्लूजन कर देता हूं। ठीक है, क्लास को समझिए, नोट्स बनाइए, एक अंडरस्टैंडिंग पैदा कीजिए। उत्तर प्रदेश के शिवालिक वाले रेंजेस में, जो कि नेपाल और उत्तराखंड के साथ जो बॉर्डर बन रहा है, इसको हमने शिवालिक रेंजेस का माउंटेनल हिमालयन पार्ट बोला। यहां पर खास तौर पे बांगर और तराइन वाली जो है वो पाए जाते हैं, और प्लस यहाँ पर माउंटेन रेंजेस भी आपको मिलेगी। फिर मैंने कहा दूसरा एरिया जो है, दूसरा एरिया आपका सेंट्रल वाला, मिडिल वाला प्लेन आ जाता है, जो कि गंगा जमुना और गंगा यमुना दोआब और गंगेटिक प्लेन के नाम से जाना जाता है। ये खादर, बांगर, भाबर और तराइन के रूप में जाना जाता है। फिर मैंने कहा तीसरा वाला एरिया है वो ये है जो मध्य प्रदेश के साथ क्या बनाता है, मध्य प्रदेश के साथ बॉर्डर बनाता है, जिसमें आपका बुंदेलखंड वाला पोर्शन, विंध्याचल वाला पोर्शन और कैमूर वाली हिल्स के साथ साथ बीच में बघेलखंड, नीचे बुंदेलखंड और ऊपर यमुना वाला पार्ट। ये देखिए, ये यमुना रिवर वाला पार्ट, गंगा यमुना दोआब वाला यमुना वाला पार्ट जो है ट्रांस यमुना वाले के नाम से जाना जाता है। और इस तरीके से आपके उत्तर प्रदेश के टोपोग्राफी में 3 चीजें देखने को मिली, शिवालिक, प्लेन और प्लेटो। और ये आपका फाइनली एक कवर अप टचअप खत्म होता है। अगली क्लास में हम लोग बहुत अच्छा टॉपिक पढ़ेंगे, नेचुरल वेजिटेशन। नेचुरल वेजिटेशन मतलब प्राकृतिक रूप से उगने वाली जो है पेड़ पौधे, फ्लोरा और फाउना के बारे में डिटेल पढ़ें। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास बंद करते हैं। काफी चीजें हम लोगों ने उत्तर प्रदेश की ज्योग्राफिकल फीचर के बारे में सीखी, काफी चीजें हम लोगों ने रिवीजन करते हुए वो मैप जो कि मैंने हैंड रिटन करवाया था उसको ऑटो करेक्ट करते हुए फिर से मैंने विजुअल ऑडियो इफेक्ट के साथ उस मैप के राज्यों के नाम भी दिखवाए और उसको लोकेट करके आपको दिखाया। इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन कितनी इंपॉर्टेंट रखती है इकोनॉमिकली, मिनरल्स के साथ और किसके साथ, पहाड़ी वाले सेक्शन, टूरिस्ट वाले सेक्शन के साथ। और मैंने ये बताया इसका लॉन्गिट्यूडनल पोर्शन और लैटिट्यूडनल पोर्शन पूरा का पूरा एक स्क्वायर बनाता है। फाइनली क्लास कंक्लूड होती है। अगली क्लास के लिए सभी प्रिपेयर रहें। नेक्स्ट क्लास में हम नेचुरल वेजिटेशन और भी इंपॉर्टेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज के बारे में भी पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद एंड